नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अमित मिश्रा क्लासेस पर। आज हम लोग भूगोल जो संसाधन चैप्टर है उसका एक नंबरिया इस चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको अगर याद नहीं करवा देंगे तो फिर आप कहिएगा, लेकिन इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने मन से अगर इसको रट्टा मारते हैं तो आपको 10 ही क्वेश्चन याद होगा। लेकिन अगर मेरे माध्यम से आप इसको याद करते हैं तो इसमें 10 से 15-20 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा भी हम क्वेश्चन बता देंगे और फिर इसका दोबारा और भी हम क्वेश्चन इसमें देंगे, क्योंकि 10 को नहीं देंगे, 10 से और अधिक देंगे हम। 50 गो, 30 गो, 20 गो, जितना भी हो सके उतना हमको याद करवाएंगे। लेकिन आपके अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोयला के बनने में लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि जो कोयला होता है ये इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि जीवों के अवशेष होते हैं। आज से लगभग करोड़ों साल, लाखों साल पहले धरती पर जितने सारे जंगल थे वो जंगल धरती के अंदर दब गए। धरती के अंदर और दब गए हैं। धरती के अंदर ताप है, दाब है, लेकिन हवा नहीं है। जब हवा रहता है तब कोई वस्तु क्या होता है कि वो जल जाता है, लेकिन जब ये हवा रहबे नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ताप है माने आग है और दाब है, जिसके कारण ये जितने सारे लकड़ी गए ना ये कोयला में बदल गए। कोयला जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसका एक कोड होता है ABLP। ABLP यानी कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है कोयला, वह सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। उसके बाद से सबसे जो घटिया कोयला होता है उसको हम लोग पीट कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से अधिक पाई जाती है। और इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। इस कोयला को माने एंथ्रासाइट को हम लोग कोकिंग कोयला कहते हैं। या धातु गलाने में किस कोयला का प्रयोग किया जाता है, तो बोलिएगा एंथ्रासाइट का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों वर्ष तक तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, तो कोयला हो जाएगा क्या, नवीकरणीय, माने जिसको हम बना दें। यानी जो बनता रहता है उसको नवीकरणीय कहते हैं, या जो नहीं बनता है उसको अनवीकरणीय। तो कोयला क्या होगा, तो कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। देखिए, 2 नंबर में है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका ये ऑप्शन यही है कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है कि पुनः प्रयोग है। तो बताइए, लौह अयस्क यानी कि लोहा के बनने में भी, देखिए लोहा जो बनता है वो अग्नेय चट्टानों से, मन नीचे से, धरती के अंदर से क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है। और ज्वालामुखी के साथ खनिज पदार्थ जब बाहर आते हैं तो ठोस रूप में बदल जाते हैं, ये चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। अब उसमें से निकाला जाता है लौह अयस्क। तो लोहा के हम लोग लोहा नहीं बना सकते हैं, तो लोहा भी क्या होगा, तो लोहा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। 3 नंबर में है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो पवन ऊर्जा के लिए भी ऑप्शन रहेगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, पुनः प्रयोग। तो देखिए, पवन ऊर्जा जो है ना, इसको हम दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि हवा से बनता है। तो ये अगर रहेगा कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो बोलिएगा पुनः प्रयोग। या नवीकरणीय भी है, तो नवीकरणीय देगा तो पुनः प्रयोग नहीं देगा, और पुनः प्रयोग देगा तो नवीकरणीय नहीं देगा। क्योंकि पवन ऊर्जा जब तक हवा है तब तक हम पवन ऊर्जा बना सकते हैं। तो पवन ऊर्जा क्या होगा, नवीकरणीय भी हो सकता है और पुनः प्रयोग दोनों हो सकता है। पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अगर हवा चल रही है तो वहां पे हम पवन ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन भारत में होता है, तो भारत में होता है राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है लांबा। लांबा में पवन ऊर्जा का उत्पादन भारत में किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 4 को है, लेकिन 4 के अंतर्गत हम भले 3 क्वेश्चन के अंतर्गत हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बता दिए। क्योंकि और प्रश्न दिया जाएगा, बताइए भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को। कोयला के बनने में कितने समय लगते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो लकड़ी है वो धरती के अंदर दब गया, उसी से क्या बना है, कोयला बनना है। सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट बोलिएगा। धातु गलाने में किस कोयला का प्रयोग किया जाता है, तो एंथ्रासाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक नहीं। सबसे घटिया कोयला कौन है, तो सबसे घटिया कोयला पीट है। उसके बाद दिया जाएगा कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः प्रयोग भी हो जाएगा और नवीकरणीय दोनों हो जाएगा, क्योंकि हवा से बनता है। हवा जब तक है तब तक हम पवन ऊर्जा बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन मूल्यवान नवीकरणीय संसाधन, माने सबसे मूल्यवान और नवीकरणीय भी हो, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। तो ऑप्शन है जल, पवन, वन, खनिज। तो यहाँ पे कौन मूल्यवान अनवीकरणीय दे रहा है। अनवीकरणीय मतलब जो दोबारा नहीं बन सकते। बताइए, ये जल तो असीमित भंडार है, पवन यानी हवा भी खत्म नहीं होगा, वन भी खत्म नहीं होगा, तो क्या होगा, तो खनिज जो है, खनिज के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो खनिज क्या होगा, अनवीकरणीय और मूल्यवान भी है, क्योंकि खनिज जिस देश में पाया जाता है उस देश को हम लोग विकसित वो देश हो सकता है। और जिस देश में खनिज नहीं है वो विकासशील है। खनिज जो होता है ना, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है।
देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित मतलब ना कि जो सीमित यानी कि जो कम है। तो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, कोयला। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, बताइए। सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य प्रकाश है तब तक हम सौर ऊर्जा बना सकते हैं। पवन यानी कि पवन ऊर्जा, जब तक हवा है तब तक पवन ऊर्जा है। तो ये क्या है, ये असीमित है, ये भी असीमित है। जल विद्युत भी क्या है, तो ये भी असीमित है। लेकिन कोयला क्या है, कोयला के बनने में करोड़ों वर्ष लग गया था, इसलिए कोयला क्या है, सीमित है। कोयला का अगर हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग करने लायक नहीं रहेगा वो, तो कोयला क्या होगा, ये सीमित होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने का प्रस्ताव कब आया। देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने का प्रस्ताव कब आया, तो सबसे पहले इसका तर्क दिए थे ना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने का तो तर्क दिए थे, उनका नाम था जिमरमैन। ये प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री थे, जिमरमैन। तो जिमरमैन ने संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था, कब दिया था, 1933 में दिया था। और इन्हीं का एक कथन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि धरती के अंदर है पेट्रोलियम का भंडार, ये तो पेट्रोलियम हमें मिलेगा नहीं, आखिर इसको निकालने के लिए कुछ चाहिए ना। तो पेट्रोलियम को मान लीजिए हम निकाल दिए मशीन, बड़का बड़का मशीन बैठा करके, और पेट्रोलियम की निकाल दिए। और जो पेट्रोलियम जब निकालेंगे ना तो एक कच्चा होता है ना, इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब इससे निकाला जाता है। अब इसको शुद्ध जब तक मनुष्य का तकनीकी के माध्यम से अगर हम इसको शुद्ध नहीं करेंगे तब तक इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तब वही नहीं करें कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने का प्रस्ताव दिए थे कौन, जिमरमैन, 1933 में दिए थे। और इन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने तकनीकी और ज्ञान के माध्यम से संसाधन को क्या कर सकता है, उपयोग लायक बना सकता है। तो और इसका देखिए इसका प्रस्ताव आया 1975 में, और तर्क दिए थे जिमरमैन कब दिए थे, 1933 में। लेकिन प्रस्ताव पारित हुआ कब, 1975 में। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो रचना है ना, उनकी रचना है कि ए.एफ. शुमाकर की रचना है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। लेकिन कहीं कहीं उनका नाम दिया जाता है सुमेसर भी लिखा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या कथन है, एक कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी बोले थे कि हम पेट तो किसी तरह से भर लेंगे, लेकिन मनुष्य क्या करता है ना, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, यानी कि पेटी भरने के लिए कुछ नहीं होता है। हम लोग निरंतर पैसा कमाने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि IPCC देखिए आई का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल, पी का मतलब है पैनल ऑफ, सी का मतलब है क्लाइमेट, और सी का मतलब चेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। देखिए इसमें 196 से भी अधिक देश भाग लिए थे पर्यावरण संरक्षण के लिए। मैंने पर्यावरण में जो भूमंडलीय तापन हो रहा है इसको बचाव के लिए क्या किया गया था कि 156 से अधिक देश भाग लिए थे, और ये जेनेवा में हुआ था। देखिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर जो सम्मेलन हुआ था वो 3 से 14 जून के बीच हुआ था। 3 से 14 जून के बीच हुआ था, और 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर कॉपी कलम तो साथ में रखिएगा। फिर इसका हम अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं 10 गो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रवहनीय संसाधन कौन सा है। प्रवहनीय मतलब जो प्रवाहित होता है। तो ये बताइए कि नदी, ये प्रवहनीय हो जाएगा क्योंकि नदी प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद पेट्रोल दिया है, कोयला दिया है, और सभी दिए हैं। तो कोयला तो नहीं होगा, कोयला तो अस्थायी होता है, चट्टान के रूप में पाया जाता है, तो हमारा क्या होगा, नदी होगा। उसके बाद है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तट के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर माने 19.2 किलोमीटर से लेकर के 19.2 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, ये राष्ट्रीय संसाधन मतलब इसमें निहित होती है, इसलिए इसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बना मंदिर किस संसाधन का उदाहरण है। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं 4 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये स्वामित्व के आधार पर है। व्यक्तिगत मतलब जो हमारा है, अगर हम देंगे कि मोबाइल, तो ये मोबाइल मेरा खुद का है, मोटरसाइकिल, साइकिल मेरा घर, ये सब मेरा खुद का है, तो ये हो जाएगा क्या, ये बोर्ड मेरा है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। सामुदायिक का मतलब होता है ना जिसमें समूहों का अधिकार होगा, जैसे कि मंदिर में पूरे हिंदू जाति का अधिकार होता है, तो मंदिर हो जाएगा सामुदायिक। उसी तरह से अगर दिया जाएगा कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में सिर्फ
इस्लाम मतलब इस्लाम की जो मतलब जिनका देहांत हो जाता है उनको वहाँ पे दफनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी इस्लामों का ही अधिकार होता है, तो ये सामुदायिक हो जाएगा। तो दिया जाएगा कि शमशान घाट, तो जितने सारे हिंदू हैं तो हिंदू को वहाँ पे मतलब जलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये सामुदायिक हो जाएगा। उसके बाद होता है तो देखिए मंदिर क्या होगा, तो मंदिर होगा सामुदायिक। अब एक अगर हम मंदिर बनवा तो कहीं नहीं, हम ही उसका एकदम पुजारी रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा, हम ही सिर्फ पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदिर में सब कोई मतलब जितने सारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो सब जाकर वहाँ पूजा कर सकते हैं। तो मंदिर हो जाएगा सामुदायिक, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, शमशान घाट, ये सब सामुदायिक हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए प्राकृतिक संसाधन को ना 5 वर्गों में बांटा जाता है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में, तो 5 वर्गों में। उसके बाद से है कि केरल में मिलने वाला थोरियम और लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए केरल में जो थोरियम है और लद्दाख में जो यूरेनियम है वो क्या है, वो संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये भविष्य की क्या होती है, पूंजी होती है। जो भविष्य की पूंजी है, जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे, ये संभावना मात्र है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे संभाव्य संसाधन। उसके बाद समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं। तो देखिए 19.2 किलोमीटर के भीतर जो संसाधन रहता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, तीनों एग्जीशन है। कह रहा है कि 19.2 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसी को बोला जाता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी दो डबल हो चुका है। देखिए अगला है कि लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने और कब लिखा। तो लिमिटस टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो डोनेला मीडोज हैं। डोनेला मीडोज हैं और लिखे थे 1972 में। तो पुस्तक का नाम था लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक, लिखे थे डोनेला मीडोज। कब लिखे थे, तो 1972 में लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो हम इसके पीछे बताए हैं। इसमें है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 23 से लेकर 27 जून तक। 23 से लेकर 27 जून के बीच 1997 में हुआ था और न्यूयॉर्क में हुआ था। और तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक 2002 में। ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। यानी कि संसाधन के रूप में कोई पदार्थ अस्तित्व में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मतलब किस पर निर्भर करता है। तो पहला है मूल्य मतलब उसकी कीमत पर। 2 नंबर है उसकी मात्रा पर, माने कितनी है। 3 नंबर में है उसकी उपयोगिता पर और 4 नंबर में है मूल्यांकन पर। तो देखिए, तो संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व जानते किस पर निर्भर करता है, तो बोलिएगा उपयोगिता पर, वो कितना उपयोगी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बालू का ढेर है, 50 टन बालू है, 50 टन बालू है और 10 किलो सोना है। तो दोनों में किसकी उपयोगिता ज्यादा है, सोना के कि बालू के। तो यहाँ पे बालू के सोना की उपयोगिता ज्यादा है और बालू की उपयोगिता नहीं है। तो 50 टन बालू, तो ये है मात्रा, माने बालू की मात्रा ज्यादा है और सोना की मात्रा कम है। लेकिन जिस वस्तु की उपयोगिता जितना ही सर्वाधिक मात्रा में होती है ना, वो संसाधन उतना ही ज्यादा अस्तित्व में रहता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।